हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो एंड 3 years since इज 84, फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज मतलब जो प्रगति का एज है 2 years एगो। 2 years एगो मतलब क्या होता है कि 2 years पहले, और 3 years हिंस। हिंस मतलब क्या होता है आफ्टर, यानी कि 3 years बाद। इज 84, इज मतलब क्या होता है इक्वल टू, तो कितना कितना है वो 84। तो प्रगति का प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू एक्स ईयर। प्रगति के एज को हमने एक्स ईयर माना। अब जैसे कि मैंने बोला कि 2 years एगो, 2 years एगो मतलब क्या होता है कि पिछले वाला मतलब उसका 2 ईयर पहले कितना, 2 years पहले उसका एज कितना था। तो बच्चों इतना तो आपको पता है कि अगर आप पीछे जाते हो ईयर्स में तो वो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। और 3 years हिंस मतलब आफ्टर, हिंस मतलब आफ्टर। 3 years आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब प्लस होता है, और पीछे मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 years बैक, 2 years बैक, 2 years बैक मतलब 2 years एगो मतलब पहले। तो यहाँ पर प्रगति का एज हमने कितना डिसाइड किया है, एक्स डिसाइड किया है, कंसिडर किया है। और जो पहले 2 years एगो मतलब -2। सेम यही 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर मतलब एक्स प्लस 3 years। अब बच्चों इतना तो हमने कंसिडर किया। अब आगे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो एंड 3 years हिंस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि प्रगति का जो 2 years एगो का जो एज है और 3 years आफ्टर का जो एज है उसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। और वो कितना है 84, इज मतलब 84। अब यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज ऑफ 2 years एगो, 2 years एगो मतलब पहले 2 years एगो उसका कितना था। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो, 2 years एगो मतलब 2 years पहले क्या था, x+2 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x-2। अब प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर क्या साइन आएगा, इनटू। अब सेकेंड ब्रैकेट में 3 years हिंस मतलब 3 years आफ्टर, तो वो क्या है x+3। अब इज मतलब क्या बोला है मैंने, इक्वल टू कितना दिया है 84। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हमें क्या करना है, इस वाले इन दोनों को क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर -2 इंटू 3 कितना होगा, 3 सॉरी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होगा एक्स इंटू 3x। फिर इस 2 से हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x, ये माइनस प्लस माइनस होगा, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा, और इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 84। अगर आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि एक्स, ये जो एक्स है पहले इस वाले एक्स को क्या करना है, पहले x+3 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बाद में -2 से x+3 को, फिर ये x² + 3x हो जाएगा, और ये 2x - 6 हो जाएगा। दोनों से करोगे तो आंसर एक ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर प्लस है, ये क्या है, प्लस है, क्योंकि x और ये जो 3 है वो प्लस में है। तो यहाँ पर 3x - 2x कितना होता है, 3x में से एक 2x चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² + x
-6 इज इक्वल टू 84। अब इस वाले 84 को क्या करेंगे हम यहाँ पर इस साइड में लेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर होगा x² प्लस एक्स -6, इधर लाएंगे तो वो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब -6 -84 कितना हो जाएगा -90, तो x² प्लस एक्स -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि ये जो इक्वेशन आया है हमारा वो कौन सा इक्वेशन है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, या फिर थर्ड टर्म लगाकर, कोई भी आपको जो मन होगा आप कर सकते हो किसी भी मेथड से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी वे से जाओ। वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन से मेथड से अगर हम गए तो वहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म से क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो वो कितना आएगा, 1 इंटू -90 इज इक्वल टू कितना आएगा वो -90। अब -90 के हमें इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं जिसके एडिशन x आनी चाहिए, x मतलब 1 आनी चाहिए। तो बच्चों 90 किस टेबल में होता है, 10 9 सा 90 होता है, 10 इंटू 9। अब हमें प्लस 1 चाहिए, +1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 को प्लस लिखेंगे और 9 को माइनस लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब x आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जगह हम ये टर्म लिखेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, x² यहाँ पर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो है ये दो टर्म बन चुकी है यहाँ पर, ये वाली एक टर्म और ये वाली एक टर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा, प्लस ये x तो हमें ऑलरेडी बाहर निकाला है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10। अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो टर्म यहाँ पर ब्रैकेट में आती है सेम वही टर्म यहाँ पर आती है, तो आप एज इट इज़ x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर देखो x आपने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर 10 लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 9 बचा है। तो यहाँ पर आप अगर -9 लिखोगे तो ये हो जाएगा -9x माइनस 9 इंटू 10 कितना होगा, 90 इक्वल टू 0। आप करके भी यहाँ पर देख सकते हो। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बाहर वाली टर्म है x माइनस 9 इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, ये जो 10 है इधर जाकर क्या होगा, वो -10, और x इज इक्वल टू 0, ये -9 है तो इधर जाकर वो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या बचा, -10, और यहाँ पर x इज इक्वल टू बचा 9। अब बच्चों x तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, जो कि हमें निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। प्रगति का एज हमने क्या डिसाइड किया था, x डिसाइड किया था। और हमने हमारा x कितना आया, हमारा x एक -10 आया और -9 आया। तो ये हमारा एज नहीं होगा, ये हमारा एज होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी एज माइनस में नहीं होता, एज हमेशा प्लस में होता है। हम ऐसा कहते हैं क्या कि मेरा एज -10 है या फिर -9 है, नहीं ना। तो एज हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore the age of प्रगति या फिर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, ऐसा आप लिख सकते हो। हमने x कंसिडर किया था और वो कितना आया था, 9 years। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब बच्चों हमें क्या दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर, मतलब 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर है और उसकी जो सम है वो कितनी है, 244। तो ऐसे नंबर्स हमें क्या करना है, वहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि consecutive नेचुरल इवन नंबर में कितना डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस। मतलब अगर हमने 1 लिया तो उसके बाद डायरेक्टली 2 आएगा क्या, नहीं, वो क्या आएगा 3। लेकिन हमें क्या बोला है, इवन बोला है। तो अगर हमने
इवन नेचुरल नंबर को पहले हमने x कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कोई नंबर फाइंड करना होता है तो उस नंबर को हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। याद रखना है आपको 1 2 3 4 नहीं लेना है। फाइंड द नंबर मतलब सपोज कि हमने एक नंबर को x कंसिडर किया। अब यहाँ पर नेचुरल इवन नंबर बोला है तो नेचुरल इवन नंबर में डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंस कितना होता है, और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब डायरेक्टली एक के बाद एक, मतलब आप यहाँ पर x लिया है तो आप x प्लस 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर का क्या मतलब होता है कि लगातार, यानी कि एक सपोज यहाँ पर x है तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या समझना है कि सिर्फ एक है तो x प्लस 2, यानी कि उसके बाद x नंबर हमने कंसिडर किया तो आगे का जो इवन नंबर आएगा वो कितना होगा, x प्लस 2। आप बोलोगे कि ये 1 है, ये 1 नहीं है, ये सिर्फ x है, तो उसके बाद क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर क्या माना हमने, x, और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है वो क्या है हमारा x प्लस 2। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोलती है हमारी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की हमें क्या करनी है, सम करनी है। तो हमें यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से, हमारे x और x प्लस 2, उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x, और दूसरा नंबर क्या है हमारा x प्लस 2। अब उन्होंने क्या बोला है फिर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ मतलब यानी कि दोनों को क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर। अब इतना हो गया। फिर नंबर इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और कितना है वो 244। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन कि दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है उसका हमें स्क्वायर करना है, और वो नंबर कितना है 244। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है बच्चों कि ये जो x प्लस 2 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा, और इस वाले इक्वेशन में इस वाले वैल्यू को हम रखेंगे। तो पहले क्या दें, x स्क्वायर हम एज इट इज़ रखेंगे, प्लस a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज़ इनटू यहाँ पर क्या है a, ये मतलब क्या है x, यहाँ पर x, और b मतलब इंटू 2, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 244। अब यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है x स्क्वायर, तो दोनों एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4x, प्लस यहाँ पर जो 2 है वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू 244। अब बच्चों यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244। अब हमें बच्चों ये जो 244 है उससे क्या करना है, इधर लाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल टू के साइड में 0 चाहिए। तो यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा और इधर आएगा 0। अब 4 माइनस 244 कितना होगा, माइनस 240 होगा। माइनस क्यों, क्योंकि बड़े वैल्यू में से हम छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 2x प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो 2 4 और 240 तीनों भी जो वैल्यू आई यहाँ पर a b c के वैल्यू वो क्या है, इवन है। तो यहाँ पर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू छोटी हो जाएगी जो हमें आगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 2 सा कितना होता है 4, और यहाँ पर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, और यहाँ पर 0 एज इट इज़। तो यहाँ पर कौन सी टर्म बच गई, यहाँ पर बचा सिर्फ 2x, यहाँ पर बचा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, यहाँ पर बचा 2x,
माइनस यहाँ पर 120 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या हुआ है, छोटा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की क्या करनी है, प्रोडक्ट करना है। जैसे कि 1 इंटू माइनस 120 कितना होता है, माइनस 120। अब हमें इसके इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी एडिशन हमें +2 मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों 120 किसके टेबल में आता है, 120 आता है 12 10 सा आता है 12 के ही टेबल में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 10 सा कितना होता है 20। तो 12 और 10, अब हमें दोनों वैल्यू क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को प्लस रखेंगे और यहाँ 10 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि 12 माइनस 10 कितना आता है, 2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर दो टर्म बन गई, जैसे कि ये वाली एक और ये वाली एक। इसमें से हमने अगर x कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा। तो ax हमने पहले ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 12। अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है, आगे लिखनी है, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, आप देखोगे यहाँ पर x हमने ऑलरेडी लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। आप करके भी देख सकते हो, माइनस 10x इंटू एक्स क्या होगा, माइनस 10x, और माइनस 10 इंटू 12 कितना होगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर एक बार हम x प्लस 12 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और जो बाहर की वैल्यू है x माइनस 10 वो एक बार लिखेंगे। इसको अब हम अलग अलग लिखेंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0, ब्रैकेट हम इसको हटा देंगे सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, ये 12 इधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ये माइनस 10 इधर जाकर प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा माइनस 12 और यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा 10। अब बच्चों यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 10, ये नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कॉन्जिकेटिव नंबर हम कभी भी माइनस में नहीं बताते हैं। तो हमारा जो नेचुरल कॉन्जिकेटिव नंबर है, तो फर्स्ट नेचुरल कौन सा था हमारा, फर्स्ट को हमने क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था, और सेकेंड को हमने क्या किया था, x प्लस 2 किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट नेचुरल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x था। तो x कितना आया हमारा, 10। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा हमारा 10। और सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड नेचुरल नंबर था हमारा x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 10 प्लस 2 कितना होगा, 12। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, और दोनों इवन टर्म है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। आप ऐसा भी यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग चार्ट। अब बच्चों यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट दिया है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ट्री कॉलम, वहाँ पर उन्होंने हमें डायरेक्टली यहाँ पर बताया है कि नंबर ऑफ ट्री इन अ कॉलम इज x, मतलब जो कॉलम में जो ट्री यहाँ पर दी है वो हमें कंसिडर करनी है x। उसके बाद नंबर ऑफ ट्री इन रो में कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी तो नंबर ऑफ ट्री कॉलम में कितने हैं और यहाँ पर रो में कितने हैं वो हमें मिलेंगे। तो इस फ्लो चार्ट से की मदद से हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है कि नंबर ऑफ ट्री इन अ कॉलम, कॉलम में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, यहाँ पर x है। तो हम कॉलम में जो ट्री है उसको क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे।
अब आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज़ 5 मोर देन दैट इन कॉलम। मतलब जितने नंबर ऑफ ट्री यहाँ पर कॉलम में दिए हैं उससे 5 ज़्यादा है, किससे? कॉलम से ज़्यादा 5 रो में है। अब यहाँ पर बच्चों कॉलम हमें कितना दिया है? कॉलम में हमें कंसिडर करने के लिए बोला है एक्स। अगर कॉलम में एक्स है तो यहाँ पर कितने हो गए? एक्स प्लस 5। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ यहाँ पर बोला है कि जो रो में ट्रीज है वो क्या है? 5 ज़्यादा है, किससे? कॉलम से, यानी कि कॉलम एक्स है तो यहाँ पर कितना होगा? एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर इन द ऑरेंज गार्डन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। अब टोटल कितने दिए हैं? 150। तो आप डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर 150 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। वो आपको प्रोडक्ट करके निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या दिया है? गार्डन के 150 है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि कॉलम में कितने हैं और रो में कितने हैं, तो वहाँ पर 150 नहीं आएगा। तो वो हम क्या करेंगे? आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम एक्स कंसिडर किया और नंबर ऑफ ट्री इन रो एक्स प्लस 5 कंसिडर किया। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। अब बच्चों आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर कितने दिए हैं? 150 दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हमें जो कंसिडर करना होता है वो हम कहाँ पर कैसे कंसिडर करते हैं? नंबर पे नहीं, हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पर? एक्स वाई जेड से। तो अगर हमें इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बन जाएंगे क्योंकि इसके और इसकी प्रोडक्ट से। अब बच्चों हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हमें कंडीशन क्या दी है कि ये जो इन ऑरेंज गार्डन देयर आर 150 ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब दोनों एक्स और एक्स प्लस 5 दोनों मिलाकर कितने दी है? 150 दी है। मतलब ये अब आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने हैं? 150 है। और ये जो हमने वेरिएबल में कंसिडर की है वो क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150। क्यों? क्योंकि वो भी इतने ही है और ये भी 150 है, तो ये भी 150 है और ये भी 150 है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल का। अब x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 कितना होगा? 5x इक्वल टू 150। इस 150 को हम इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे? 1 इंटू 150, यानी कि 1 इंटू माइनस 150 वो बन जाएगा माइनस 150। इसके हम इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे जिसके एडिशन कितनी आनी चाहिए? हमें प्लस 5 आनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों 150 के मल्टीपल्स क्या होंगे? यहाँ पर 15 और 10, मतलब 15 10 सा ही क्या होता है? 150। अब बच्चों 15 में से 10 जाएंगे, 10 माइनस होंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि प्लस 5। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 15 माइनस 10 करेंगे तो 5x हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस टर्म की जगह हम ये टर्म लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर दो टर्म मिले हमें, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो यहाँ पर एक एक्स हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स बचेगा और ए एक्स ऑलरेडी बाहर निकला है तो यहाँ पर बचेगा 15। अब सेम एज इट इज़ यही टर्म हम आगे लिखेंगे इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर क्या बचा? 10। तो यहाँ पर माइनस 10 लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x माइनस 10 इंटू 15 हो जाएगा 150 इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हो।
तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों इस 15 को हम इधर भेज देंगे तो वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस 15 है तो इधर जाकर वो माइनस 15 हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू ये माइनस 10 है तो इधर जाकर क्या होगा, वो प्लस 10 हो जाएगा। अब बच्चों हमारे नंबर ऑफ ट्रीज कौन से होंगे, 10। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ट्री माइनस 15 है, वह ट्री कभी भी माइनस 15 में नहीं होते। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मेरे पास माइनस 15 ट्रीज है, हम बोलते हैं कि 10 है, 15 है, 16 है, लेकिन माइनस 10 कभी नहीं बोलते। तो बच्चों हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ट्री को कॉलम, अब हमें क्या करना है कि कॉलम में कितने हैं और रो में कितने वो कंसिडर करना था। तो हमने कॉलम के लिए कंसिडर किया था x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इक्वल टू x इक्वल टू 10, यानी कि कॉलम के जो ट्रीज है वो कितने होंगे हमारे x, और रोज के कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो को कंसिडर किया था हमने x प्लस 5, तो x मतलब 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, यानी कि कॉलम के लिए हमारे पास आया 10 और रो में कितने हैं 15। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर आपका आंसर सही है या गलत वो भी चेक कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, मतलब कॉलम में और रो में मिलाकर कितना होता है 150 होता है। अब हमारा आंसर कितना आया है, एक 10 आया है और एक 15 आया है। आप 10 इंटू 10, अब मैंने क्या बोला, टोटल फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो 10 इंटू 15 करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही। इस तरह से आप आपका आंसर सही है या गलत वो भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है एक विवेक की और एक किशोर की, बराबर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज मतलब दोनों के ईयर हमें क्या करने यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम विवेक को x कंसिडर करेंगे और किशोर को कुछ तो भी कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, विवेक इज ओल्डर, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है, वो गलती से होगा। यहाँ पर क्या था, ओल्डर, यहाँ पर था ओल्डर। तो विवेक क्या है, ओल्डर है देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक ओल्डर है। अगर हमने विवेक को कितना विवेक ओल्डर है मतलब विवेक क्या है, बड़ा है। जो भी कोई ओल्डर होता है, ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि प्लस होता है। देन किशोर बाय 5 years, तो अगर किशोर को हमने x कंसिडर किया तो यहाँ पर जो विवेक है वो कितना होगा, x प्लस 5। क्यों, क्योंकि विवेक क्या है, ओल्डर है देन अ किशोर। अगर हमने किशोर को x कंसिडर किया तो हमें विवेक को x प्लस 5 कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक क्या है, किशोर से बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्रेजेंट एज ऑफ किशोर x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक x प्लस 5 years। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द, अब आगे क्या बोला है कंडीशन में हमें, द सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब बच्चों यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, अगर यहाँ पर सपोज x है, हाँ, या फिर यहाँ सपोज 1/x है, तो 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, यानी कि इसका उल्टा। अब यहाँ पर बच्चों द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 160, मैंने हमेशा बोला इज मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू क्या है 1/6। ये हो गई इस वाली साइड, लेकिन इस वाले साइड में क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस मतलब उनके एजेस हमने क्या कंसिडर किए हैं, एक का x कंसिडर किया है और दूसरे का x प्लस 5 कंसिडर किया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, उनका रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पर बच्चों x है मतलब उसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है 1।
अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/x और 1/x+5 और उनकी क्या करनी है हमें यहाँ पर एडिशन करनी है यानी कि 1/x + 1/x+5 = 1/6। तो यहाँ पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 1/x + 1/x+5 = 1/6। अब रेसिप्रोकल मतलब आपको याद रखना है कि ये किस में आएगा, अपॉन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जिसका हमें उल्टा करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया। अब जब भी यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइड होता है तो हमें अगर ये नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x+5 से, और यहाँ पर जो 1 है 1 को करेंगे हम x से, प्लस साइन एज इट इज़ आएगा बीच में, तो 1 × x, और नीचे जो टर्म है ये वाली, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x × x+5 = 1/6। अब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही है वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x+5, ये प्लस 1 × x आएगा x, और x × x कितना होगा, x का स्क्वायर, प्लस x × 5 कितना होगा, 5x = 1/6। अब आगे यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है, यानी कि फिर से हमें इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+5 + x × 6 = अब 1 × ये वाली टर्म x² + 5x। अब बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर x × 6 कितना होगा, 6x, प्लस 5 × 6, 5 × 6 कितना होता है, 30, प्लस x × 6 कितना होगा, 6x = और इस टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट करनी है और यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर ये जो टर्म प्लस में है वो सारी माइनस में हो जाएगी, कैसे, 6x + 30 + 6x, ये -x² हो जाएगा, और ये जो 5x है वो भी -5x, और यहाँ पर बचेगा कुछ भी नहीं, मतलब 0। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये वाली टर्म हमने यहाँ पर ली तो ये x² जो है वो प्लस में था तो वो माइनस में आ गया, लेकिन हमारा जो x² होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आगे जाकर आपको क्या होगा, वो सॉल्व तो होगा वो, लेकिन आपको प्लस माइनस में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, ये वाली टर्म क्या करोगे, यहाँ पर रफ करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, x² था बराबर, तो क्या करोगे आप, x² + 5x एज इट इज़ रखोगे और ये टर्म इधर शिफ्ट करोगे। तो ये टर्म इधर शिफ्ट की तो ये +x है तो वो क्या होगा, -x, 6x, ये भी क्या होगा, -30, और ये -6x भी क्या होगा, -6x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। फिर आप ये टर्म इस तरह से लिख सकते हो, x² + 5x -6x -30 -6x = 0। ये जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही था, लेकिन -x यहाँ पर आएगा तो आपको आगे जाकर क्या होगी, वो कैलकुलेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसा आता है तो आप तुरंत क्या करना है, उसको रफ करना है, और इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करने से अच्छा इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करो। अब आप कोई भी करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर 5x है, 6x है और -6x है। तो बच्चों यहाँ पर x² पहले तो ये -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12x हो जाएगा, फिर +x, अब +5x। अब 5x में से 12x चले गए तो कितने बचेंगे, -7x। तो यहाँ पर कितना आएगा, -7x, और ये -30 एज इट इज़ रहेगा और = बचेगा 0। अब बच्चों ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पर 1 × -3, 1 × -3 आता है -30। अब इस 30 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकाले, तो होता है 10, 3 होता है 13। अब इसके एडिशन कितनी चाहिए हमें, -7 चाहिए। तो -7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को अगर हमने प्लस किया और इसको माइनस किया तो ये क्या होगा, +7 आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस हमने 10 को किया और इसको प्लस किया तो हमारा आंसर -7 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x², यहाँ पर -10x + 3x
-30 इक्वल टू 0। इस वाले टर्म की जगह हमने ये वाली टर्म लिखी, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दो टर्म बन गए। अब ये वाली एक टर्म और ये वाली एक टर्म, इसका हम x यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा। एक x हमने ऑलरेडी बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10 एज इट इज़। अब यहाँ पर x ऑलरेडी लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अगर हमने यहाँ पर 3 लिया तो ये 3x माइनस 30 हो जाएगा। लेकिन साइन क्या करना है, आपको माइनस देना है या प्लस देना है, आपको यहाँ पर साइन देना है प्लस का। तो ये प्लस 3x और माइनस 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये माइनस 10 इधर भेजेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ईयर फाइंड कर रहे हो और हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि हमने विवेक का जो ईयर था, एज था, सॉरी किशोर का एज हमने कंसिडर किया था x और विवेक का किया था x प्लस 5। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना है, x, और x कितना आया था हमारा 10, यानी कि किशोर का एज आया 10। अब प्रेजेंट एज ऑफ विवेक का क्या है, x प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 मतलब कितना है, 15। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर बच्चों आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही या गलत। यहाँ पर 10 आया है और यहाँ पर 15 आया है। 10 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, यानी कि किशोर क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, विवेक से 5 साल छोटा है। और वही हमें यहाँ पर कंडीशन में बताया है कि विवेक इज़ ओल्डर, मतलब विवेक क्या है, बड़ा है किशोर से, यानी कि किशोर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, छोटी, और विवेक की बड़ी। तो वही हमारी आई है, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 5, सुयश स्कोर 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर स्कोर, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, ये जो स्कोर है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, हमें एक फर्स्ट टेस्ट दी है और सेकेंड टेस्ट दी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट को हमने अगर से x माना तो सेकेंड टेस्ट को भी हमें कुछ तो भी मानना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या है, सुयश स्कोर 10 marks मोर, यानी कि सुयश को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं सेकेंड टेस्ट में देन दैट इन द फर्स्ट। मतलब अगर हमने फर्स्ट टेस्ट को x कंसिडर किया तो सेकेंड टेस्ट को हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, x प्लस 10। क्यों? क्योंकि सुयश का जो स्कोर है 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, यानी कि सेकेंड टेस्ट को उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं फर्स्ट टेस्ट से। और फर्स्ट टेस्ट क्या है हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट को हम क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे, और सेकेंड टेस्ट को हम कंसिडर x प्लस 10, क्योंकि वहाँ पर सुयश को फर्स्ट टेस्ट से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 10। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x एंड स्कोर इन सेकेंड टेस्ट x प्लस 10। अब हमारे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोलती हैं। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया। अब 5 टाइम्स मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। अब सेकेंड टेस्ट के लिए हमने क्या माना है, x प्लस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 इज़ द सेम। इज मतलब का क्या होता है, इज मतलब होता है इक्वल टू, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द सेकेंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। अब फर्स्ट टेस्ट क्या है हमारी x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, लेकिन इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर। स्क्वायर इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट जो है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5
इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आप इस मेरी तरह यहाँ पर जो मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ और आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर ऐसे करती हूँ, तो आप भी वैसे ही करना, क्योंकि वो इजी तरीका होता है। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x प्लस 5 इंटू 10 कितना होगा 50 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हम इस वाले x को क्या करेंगे, इधर लेंगे, तो वो x क्या होगा माइनस में होगा, तो आगे जाकर क्या होती है वो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और इस 5x को क्या करेंगे -x, और ये भी हो जाएगा -50। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो यहाँ इस कंडीशन को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5x -50 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो x इंटू 50 इसके क्या करने हैं -50 के यहाँ पर मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो 50 कौन से टेबल में आता है 10 5 सा 50, तो -5 चाहिए हमें, कितना चाहिए -5। तो अगर हमने 10 प्लस 10 -5 किया तो वो +5 आ जाएगा, लेकिन -10 और इसको +5 किया तो वो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो टर्म बन गई, ये वाली और ये वाली, इसमें से एक x हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा। ये x हमने ऑलरेडी बाहर निकाला, तो यहाँ पर -10 बचेगा। सेम टर्म हमें यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर एक x हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। तो वो प्लस में आएगा या माइनस में, तो प्लस में, प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x -10 और दूसरे टर्म में x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, x -10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू इस 10 को हम इधर भेजेंगे तो वो माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा -5। अब बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मार्क्स कभी भी माइनस में नहीं होते, हमें जब भी मार्क्स मिलते हैं तो वो प्लस में मिलते हैं। तो बच्चों तो हमारे मार्क्स आ गए x इज इक्वल टू 10। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था। हमें फाइंड करने के लिए बोला था कि फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब सिर्फ फर्स्ट टेस्ट के ही हमें मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करने थे। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट को हमने कितना कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टेस्ट स्कोर इक्वल टू x इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट टेस्ट का स्कोर आया था हमारा 10। अब बच्चों आप यहाँ पर भी आपका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे, जैसे कि हमारा x कितना आया 10। अब यहाँ पर आप 10 प्लस 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आएगा 10, यानी कि फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर कितना होगा 10, और सेकेंड टेस्ट में कितना होगा यहाँ पर 20, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है आता है 10। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में होता है 10 और सेकेंड में 20, यानी कि सेकेंड में कितना मिल रहा है उसको 10 ज़्यादा मिल रहा है ये पहले टेस्ट से। और हमें क्वेश्चन में वही बताया था कि सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने मार्क्स थे उससे सेकेंड टेस्ट में उसने 10 ज़्यादा मिले हैं, और वही 10 उसको ज़्यादा मिल रही है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो सही है, और सही है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Kasam run a small business of making earthen pot. He makes certain number of pot in daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times total number of pots he make in one day. If production cost of all pot per day is 600, find production cost of one pot and number of pot he make per day. अब बच्चों यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो किससे था, यहाँ पर अर्थन पॉट मतलब वो क्या बन रहे हैं, कुछ मटके यानी कि पॉट बना रहे हैं, या तो वो 1 डे में बना रहे हैं और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो हमें यहाँ पर जो वो पॉट जो बना रहे हैं, यानी कि हमें पहले फाइंड करना है कि ही मेक पर डे, मतलब यहाँ पर फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, मतलब
वो एक दिन में कितने पॉट बनाते हैं और उसका प्रोडक्शन कितना है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमने नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, इसको अगर हमने x कंसिडर किया तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इसको हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर क्या था, ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब यहाँ पर बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट जो उनकी है वो 40 मोर है। 40 मोर मतलब 40 प्लस, अब किससे प्लस है, देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो है जो वन डे में बनाते हैं उसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है। और उन्होंने क्या बोला है कि 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट, 10 टाइम्स मतलब कितना होता है 10 इंटू, अब 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स, और यहाँ पर यानी कि 10x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 40। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, यहाँ पर वन डे में जो वो बना रहा है उससे क्या है वो बड़ी है। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन तो मैंने आपको बना दिया कि वो क्या आ जाएगा 10x प्लस 40 आ जाएगा यहाँ पर, और जो पॉट वो बना रहा है उसको हमने क्या कंसिडर किया है x। अब हम पहले लिखते हैं कि हमने किसको क्या कंसिडर किया है। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिखा मेक पॉट इन अ डे x, मतलब वो कितने पॉट बना रहा है उसको हमने कंसिडर किया x, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज क्या है 10x प्लस 40, वो हमें यहाँ पर दी है जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी समझाई। अब आगे क्या है बच्चों, इफ़ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, ऑल पॉट बोला है उन्होंने, क्या प्रोडक्शन ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, ऑल पॉट्स मतलब ये वाली और ये वाली मिलाकर कितनी उन्होंने 600 बोली। इज मतलब क्या होता है 600, यानी कि ये वाली ये वाली और ये वाली कितनी है, दोनों मिलाकर कितनी है 600। लेकिन मैंने पहले बोला है कि अगर हमें दोनों की कॉस्ट निकालनी है दोनों के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 600 लिखेंगे, जैसे कि हम ऑल इक्वेशन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई यहाँ पर 10x प्लस 40 इक्वल टू 600 जो हमें यहाँ पर दिया है कंडीशन में। तो x इंटू 10x कितना होगा, यहाँ पर 10x का स्क्वायर प्लस x इंटू 40 होगा 40x, और ये 6 यहाँ पर बचेगा 600। इस 600 को हम इधर लेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर 600 के फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन आगे जाकर वो क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर देखोगे 10 40 600 क्या है, इवन वैल्यू है। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिवाइडिंग बाय 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे 10x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन 10 माइनस 600 डिवाइडेड 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 1 सा 10 और 10 4 सा 40, यहाँ पर 10 6 सा क्या होता है 60। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 4x माइनस यहाँ पर बचेगा 60 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बना है वो क्या है, छोटा है। अब हम यहाँ पर क्या करना है 1 इंटू 60 मतलब माइनस 60 के फैक्टर्स, माइनस 60 किसके टेबल में आते हैं 10 6 10 इंटू 6 करेंगे, लेकिन हमें दोनों की वैल्यू क्या चाहिए +4 चाहिए, इनके एडिशन। तो 10 माइनस हम 6 करेंगे यानी कि +10 और -6 करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। तो इसकी जगह हम ये वाली टर्म लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वाली और ये वाली दो टर्म बन गई, तो यह इसमें से हम एक x निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 10 माइनस
हमें क्या करना है, x + 10 एज इट इज़ लिखना है। तो इसका 6 तो हमने x तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो -6x माइनस ये क्या हो जाएगा 60 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 10, एक बार ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू और बाहर की जो है वो एक ब्रैकेट में =0। इसको हम सेपरेट लिखते हैं, x + 10 = 0 और x - 6 = 0। तो x ये 10 इधर जाएगा तो वो -10 हो जाएगा, और इधर x ये -6 इधर जाएगा तो वो +6 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया है -10 और एक 6। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर कसम मेक्स पॉट इन अ डे, x = 6 और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट = 10x + 40। x की जगह हमने 6 पुट किया तो 10 × 6 आ जाएगा 600 + 40 = 640। यहाँ पर हमारा माइनस में आंसर नहीं आता है। अब बच्चों यहाँ पर आप आपका आंसर सही है या गलत है कैसे चेक कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट। अब टोटल नंबर ऑफ पॉट का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 600 है, और उन्होंने क्या बोला है कि जब उनकी पूरा टोटल 600 आता है तो 600 आने के बाद उनकी जो ईच पॉट की मतलब हर एक पॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी 40 से ज़्यादा होगी। और आप यहाँ पर देखोगे हमारा आंसर कितना आया है प्रोडक्शन का 640। 640 मतलब कितना ज़्यादा आया है 600 से 40 ज़्यादा आया है, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। आप इस तरह से आपका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो करंट वाटर जो करंट है मतलब जो वाटर वहाँ पर स्टील है यानी कि स्थिर है, वहाँ उसकी क्या करनी हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है। अब बच्चों पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है वो समझ लो। सपोज कि क्या है ये वाटर है और ये क्या है स्टील वाटर है। स्टील वाटर मतलब स्टील वाटर यानी और स्टील वाटर के उन्होंने हमें स्पीड कितनी दी है 12 किलोमीटर। यहाँ पर लिखती हूँ मैं स्टील वाटर। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर फ्लो इस तरह से है यानी कि वाटर का यानी कि इस डायरेक्शन से, तो उसको क्या अगर इसको हमने माना डाउन स्ट्रीम तो बच्चों अगर स्टील वाटर को हमने क्या किया है एक्स कंसिडर किया। स्टील वाटर मतलब वाटर करंट मतलब अभी की जो स्टील वाटर है यानी कि एकदम स्थिर है, तो अगर हमने एक्स यहाँ पर क्या किया उसको कंसिडर किया जो हमने यहाँ पर दिया है फाइंड करने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर करंट, यानी वाटर करंट और स्टील वाटर एक ही होता है। अगर स्टील वाटर को हमने एक्स कंसिडर किया तो यहाँ पर बच्चों डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर सपोज ये बोट है और पानी का जो फ्लो है वाटर का वो इस तरह से है। तो अगर पानी इस तरह से जा रहा है और हम पानी के साथ भी इसी डायरेक्शन से जा रही है तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो स्पीड है वो क्या होगी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आप पानी के साथ जा रहे हो यानी कि पानी का फ्लो भी इसी तरह से है और आपका जो बोट है वो भी इसी तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्पीड और पानी की स्पीड क्या होगी ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हो कि x + 12, क्योंकि हमारा जो स्टील वाटर जो है उसको हमने कंसिडर किया है और उसकी स्पीड कितनी दी हमें 12.5। तो यानी कि पानी इसकी और इसकी क्या होगी ये जो स्पीड है वो क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप पानी के साथ बोट चला रहे हो। और डाउन स्ट्रीम यहाँ पर क्या है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम क्या होती है, अब वो जा रहा है तो वापस भी आएगा ना, तो वो जाएगा ही नहीं मतलब अब उसको कहाँ पर जाना है तो वो वापस भी आएगा। वापस आना मतलब अप स्ट्रीम। तो बच्चों अगर कोई इस तरह से जा रहा है और आपके पानी का फ्लो क्या है इस डायरेक्शन से है, लेकिन आप वापस आ रहे हो, तो आप जब वापस आओगे तो आपका डायरेक्शन इस फ्लो में होगा। आप इस तरह से जा रहे हो और आपका आने का जो रास्ता है वो इस तरह से होगा, लेकिन पानी का फ्लो तो वही रहेगा। ठीक है,
तो यानी कि ये अपस्ट्रीम है। जब अपस्ट्रीम में होते हो तो ये क्या होगा, x माइनस 12 होगा, या फिर 12 माइनस x, आप कोई कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बात आपको समझनी है। स्टील वाटर मतलब हमने उसको x कंसिडर किया। डाउनस्ट्रीम मतलब होता है कि जो वाटर के साथ फ्लो होता है। तो वाटर के साथ अगर आप फ्लो करोगे तो वो क्या होगा, पानी, वाटर का और आपका जो बोट का फ्लो है वो दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा मतलब x+12, और अपस्ट्रीम मतलब क्या होगा, x-12। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है स्पीड ऑफ वाटर करंट को हमने क्या किया है, x km/h कंसिडर किया। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर मतलब ही क्या होता है कि उसकी जो स्पीड दी है वो हमें कितनी दी है, उन्होंने 12 किलोमीटर दी है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है हमारा, 12+x। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, यानी कि x प्लस वो 12 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अब आप बोलोगे कि डाउन स्ट्रीम दिया है और अपस्ट्रीम नहीं दिया है तो आपने क्यों लिखा। तो बच्चों अगर हम किसी एक स्पॉट से, उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या कर रहा है कि किसी सेम स्पॉट पर वो जा रहा है लेकिन वो रिटर्न भी आ रहा है, तो अगर हमें जाने की, अगर हम स्पीड वहाँ पर पकड़ रहे हैं तो आने की स्पीड भी हमें वहाँ पर क्या करनी होगी, कंसिडर करनी होगी। अगर वह उन्होंने नहीं दी है तो आने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या होगी, 12 माइनस x। माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं वाटर के साथ तो वो फ्लो है तो वो प्लस में आएगा, और जब हम आ रहे हैं, जब हम आते हैं तो हमारे पानी का फ्लो जो होता है वो इस डायरेक्शन से होता है, और हम इस डायरेक्शन से आते हैं तो वो हमारी जो स्पीड क्या होगी, वो कम होगी। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा, वो 12 माइनस x हमने यहाँ पर लिखा। अब बच्चों आगे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतीक टेक 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में जब वो क्या कर रहा है, जा रहा है डाउन स्ट्रीम में मतलब पानी के साथ, तब उसकी जो ट्रैवल है वो क्या है, 36 किलोमीटर वो जा रहा है। और एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, तो उन्होंने क्या बोला है कि जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न आने के वक्त भी उसको क्या होता है कि इतना ही 36 किलोमीटर ही उसको लगते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम में वो जाता है तो उसको 36 किलोमीटर लगते हैं, और जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न आने में भी उसको क्या 36 ही किलोमीटर लगते हैं, लेकिन उसको हवर्स कितने लगते हैं, 8 हवर। यानी कि ये हमें अब किलोमीटर में भी दिया है और हवर में भी दिया है। तो हमें क्या करना है, पहले स्पीड को और टाइम का क्या है फॉर्मूला यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। अब टाइम का और इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम के लिए क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों यहाँ पर दोनों मिलाकर एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाकर कितना हुआ है, 8 आवर्स हुआ है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू ट्रैवल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल टू 8 हवर्स। अब ये हमें हवर्स में दिया है, हवर्स में मतलब टाइम में दिया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, और नीचे क्या आएगी, स्पीड आएगी। अब बच्चों डिस्टेंस, अब टाइम टेकन टू 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स के लिए डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 डिवाइडेड स्पीड, उसके लिए स्पीड कितनी दी थी हमें, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए दी थी 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 प्लस एक्स, बीच में साइन प्लस का क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अब टाइम टेकन टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए 36 किलोमीटर और अपस्ट्रीम के लिए हमारे पास टाइम कितना है, 12 माइनस एक्स, और इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर, 8 हवर्स। यानी कि हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम 36 को कॉमन रखेंगे। तो 36 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1/12 प्लस एक्स और 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब बच्चों ये जो यहाँ पर 36 है, अब वो क्या कहा जाएगा, इसके
8 के डिवाइड में, और यहाँ पर जो टर्म होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 12 माइनस एक्स कितना होगा 12 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 12 प्लस कितना होगा 12 प्लस एक्स डिवाइडेड, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स, और ये जो 36 है वो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो प्लस एक्स और ये माइनस एक्स है वो क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 प्लस 12 कितना होता है 24, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 का यहाँ पर दो टाइम 12 12 और एक्स क्या है दो दो एक्स है और दो 12 है, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, आता अब 8 वन सा यहाँ पर 2 4 सा होता है 8, यानी कि 2 4 सा होता है 8 और 9 4 सा होता है 36, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/9। अब इसका फिर से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 इक्वल टू 2 इंटू 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर 24 इंटू 9, 24 इंटू 9, अब बच्चों यहाँ पर ये जो 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर वो क्या कर 24 इंटू 9, ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो इसको डिवाइड में ला सकते हो क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि क्या बचा 12 इंटू 9। अब 12 इंटू 9 इक्वल टू यहाँ पर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों 12 माइनस 9 कितना होता है, सॉरी 12 इंटू 9 कितना होता है 108, अब इक्वल टू 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर 108, यहाँ पर ये 144 इधर आ जाएगा तो वो माइनस 144 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर 108 माइनस 144 कितना आता है माइनस 36 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़, अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 36। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 36 मिले, हमें क्या चाहिए थी एक्स की वैल्यू। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी 36, तो ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर है, जब भी रूट में वैल्यू आती है तो वो प्लस और माइनस में होती है, तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। तो एक बार यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू -6 आ गया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी x इज इक्वल टू 6, क्योंकि हम स्पीड माइनस में डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू 6, जो कि हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलॉन। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, पिंटू टेक 6 days मोर, मतलब पिंटू जो है उसको 6 days ज़्यादा लग रहे हैं किससे, निशु से, यानी कि निशु को अगर हमने x कंसिडर किया, यहाँ पर तो हमें पिंटू को x + 6 कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि पिंटू को उसका सर्टन वर्क कंप्लीट करने के लिए 6 days ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हमने निशु को x माना तो यहाँ पर हमें पिंटू को x + 6 मानना पड़ेगा। अब आगे, इफ़ दे वर्क टुगेदर मतलब अगर दोनों ने मिलाकर वर्क कंप्लीट करने का ठान लिया, तो
उनका जो वर्क है वो 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों ने मिलाकर यानी कि इन दोनों ने मिलाकर यानी कि x और x+6 इन दोनों ने मिलाकर अगर पूरा वर्क ख़त्म किया तो उनको 4 डेज़ लग रहे हैं। लेकिन हाउ मेनी डेज वुड इट टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलॉन। तो अगर दोनों ने 4 डेज़ लिए तो दोनों को अलग अलग कितना लगेगा, यानी कि अलॉन मतलब दोनों का अलग अलग, मतलब पिंटू को कितने डेज लगेंगे और निशु को कितने डेज लगेंगे वो हमें बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे, निशु का और पिंटू को हमने क्या कंसिडर किया है वो पहले लिख लेते हैं। अब बच्चों निशु को हमने वर्क को कंसिडर किया है x और पिंटू को किया है x+6। अब आगे हमें दिया है कि वो दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं और 4 दिन में वो वर्क को ख़त्म कर रहे हैं। अब 4 दिन में ख़त्म करना मतलब हमें पहले क्या करते हैं, हम 1 डे का निकालते हैं। अगर उसका 1 डे का होता, अगर बच्चों यहाँ पर अगर 2 डेज का होता है तो हम क्या करते हैं 1/2 + 1/2 तो उसका आ जाता है 1। अगर 3 डेज का होता है तो 1/3 + 1/3 + 1/3 ऐसा होता है। अगर 1 डे का निकालना है, यहाँ पर क्या दिया है, डे के लिए हमने x माना है बराबर। तो निशु का जो पहले जो वर्क होगा वो कितना होगा 1/x होगा और इसका कितना होगा, इसका होगा 1/x और पिंटू का कितना होगा 1/x+6 उनके एक डेज का। यानी कि अगर इसका एक डेज का x है तो वो हो जाएगा 1/x और 1/x+6, यानी कि अगर 2 डेज है तो फ्रैक्शन में 2 आएगा, 3 डेज है तो 3 आएगा। यहाँ पर कितना है x है और x+6 है तो 1/x और 1/x+6 आएगा। अब हमें क्या चाहिए था, 4 डेज का चाहिए था। अब टोटल 4 डेज का चाहिए था तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्यों, क्योंकि हम अगर टोटल निकालना है तो हम प्रोडक्ट हम क्या करते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/x × 4 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 4/x और यहाँ पर 1/x+6 × 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 4/x+6, यानी कि जो उनका 4 डेज का वर्क है वो कितना आएगा 4/x आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4/x+6। ये आपको क्या करनी है, यहाँ पर बात याद रखनी है कि दोनों मिलाकर आपका ये जो डेज का जो कन्फ्यूजन था वो क्या है, डेज 2 डेज का मतलब फ्रैक्शन में 2 लेना है, 3 मतलब फ्रैक्शन में 3। यहाँ पर क्या है x डेज था तो हमने 1/x लिखा 1/x+6। 4 डेज का वर्क हमें यहाँ पर निकालना है तो आप बोलोगे कि 4 क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने 1 डे का निकाला है, 1 डे का निकाला है और हमें टोटल निकालना है तो हम वहाँ प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों मिलाकर कर रहे हैं, मतलब दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 4/x + 4/x+6 = 1। अब 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी 1 या 2 इज ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो आप बोलोगे कि आपने 1 कहाँ से लिया। बच्चों वो क्या कर रहे हैं, दोनों मिलाकर एक काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। आप 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो कुछ तो भी काम है और वो दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं और एक ही काम दोनों कर रहे हैं, इसलिए 1 मैंने लिखा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4x+6 + 4 × x और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला x और x+6 = 1। अब ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4x और यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 6x = 1। अब फिर से इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है और ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x + 24 + 4x = x² + 6x। अब ये वाला 4x और ये वाला 4x कितना x हो जाएगा, 8x + 24 एज इट इज़ x² + 6x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर हमें क्या चाहिए पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² + 6x। ये जो 8x इधर जाकर -8x हो जाएगा और ये भी 24 - 24 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x²
6x माइनस 8x, 6x माइनस 8x कितना आ जाता है 2x माइनस 2x माइनस 24, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे -24 के। तो कितना होता है 6 4 सा 24 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए -2 चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस और इसको प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर -2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x इक्वल टू 0। अब ये वाली एक टर्म बन गई और ये सेकेंड वाली टर्म बन गई। हमें यहाँ पर यहाँ पर -24 लिखने का मैं भूल गई। एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 4x माइनस 20, यहाँ पर कितना था 6x था। ये क्या हो रहा है मुझसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x यहाँ पर -24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वाली एक टर्म बन गई और ये वाली दूसरी टर्म बन गई। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेके तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6, सेम यही टर्म आएगी x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा +4, तो +4x माइनस 24 ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अगर हम अलग अलग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी प्लस में, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू वो मिल जाएगी 4 में। आप पूरी तरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये हमारी माइनस में वैल्यू नहीं होगी। हमारी वैल्यू कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे निशु टेक टू कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू 6। मतलब निशु 6 डेज में क्या कर रहा है, उसका वर्क कंप्लीट कर रहा है। और पिंटू टेक टू कंप्लीट हिज वर्क 12, मतलब पिंटू 12 डेज ले रहा है और निशु 6 डेज ले रहा है। बच्चों यहाँ पर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हमें इक्वेशन में क्या दिया है कि पिंटू 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु, मतलब पिंटू को क्या लग रहा है 6 डेज ज़्यादा लग रहे हैं निशु से। अब निशु के हमारे कितने आ गए थे, निशु के डेज आ गए थे हमारे x इज इक्वल टू 6 और पिंटू के कितने आए हैं 12 आए हैं, यानी कि 6 क्या है, इससे ज़्यादा 6 लग रही है। आप 6 और 12 दोनों में डिफरेंस देखोगे तो कितना आता है 6, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने आंसर को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, then find quotient and division। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि डिवीजन में ये ऊपर वाला क्वोशंट होता है डिवाइजर, और जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है रिमाइंडर। अब उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ 460 इज़ डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 इज़ डिवाइडेड मतलब अगर 460 को किसी नंबर से डिवाइड किया। अब quotient is 6 more than 5 times the division and remainder is 1, then find the quotient and division। अगर यहाँ पर quotient and division हमें फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है सेकेंड लाइन पर कि जो डिवीजन है वो हमारा, वो डिवीजन क्या है 5 टाइम्स मोर 6, मतलब 5 टाइम्स मोर 6 मतलब कितना, कि यहाँ पर जो डिवीजन है अगर हमने डिवीजन को x कंसिडर किया तो 5 टाइम्स द डिवीजन, 5 टाइम्स द डिवीजन मतलब 5x, और कितना मोर है वो 6 मोर है, 6 मोर इसलिए 5x प्लस 6। ये आपको ऑब्जर्व करना है। अब बच्चों ये तो हो गया, ये क्या हो गया क्वोशंट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवीजन। अगर हमने डिवीजन को x कंसिडर किया, यानी कि इस वाले डिवीजन को x कंसिडर किया, तो हमारा क्वोशंट क्या आ रहा है 5 टाइम्स द डिवीजन। 5 टाइम्स द डिवीजन मतलब 5 मल्टीप्लाई x और 6 मोर मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट को ये कंसिडर करेंगे, डिवाइजर को ये कंसिडर करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने डिवीजन को x कंसिडर किया, क्वोशंट को 5x प्लस 6 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया था
रिमाइंडर ऑलरेडी हमें 1 दिया है और डिविडेंड भी हमें ऑलरेडी 460 दिया है। अब जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन आता है और हमें डिविडेंड दिया होता है और हमें वो फाइंड करना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड हमारे पास कितना है 460 इक्वल टू डिवीजन क्या है हमारा x इंटू कोएफिशिएंट कितना है हमारा 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 460 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है x इंटू 5x कितना हो जाएगा वो 5x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो आप यहाँ पर याद रखना 5x ये क्या होगा 5x का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 6x प्लस 1। अब ये जो 460 है वो इधर जाकर क्या होगा -460, तो यहाँ पर बचेगा 0, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये इधर जाकर होगा -460, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अगर हम इससे माइनस करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x 1 माइनस 460 कितना होगा -459। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देखोगे तो हमें ये और इस टेबल को हमें ये जो हमारा इक्वेशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें उस वाले इक्वेशन के साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 5 इंटू 459 करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जो हमें टेबल पता भी नहीं है, और 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर या फिर कुछ तो भी पॉइंट में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयर विथ ए एक्स से करेंगे। तो बच्चों कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू हमारे पास 6 और सी की वैल्यू हमारे पास -459। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला मेथड से फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर क्या किया हमने इस वाले इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू क्या की पुट की, और हमारा लास्ट आंसर आया था -6 प्लस माइनस 9216 डिवाइडेड 10। अब 9216 ये जो रूट में आया है वो किसका स्क्वायर है 96 का, इसलिए यहाँ पर जो रूट है वो यहाँ पर हट गया और 96 आ गया। तो इस -6 प्लस 9 प्लस माइनस 96 को एक बार हमें प्लस में लिखना है और एक बार हमें माइनस लिखना है। तो हमने क्या किया, एक बार x को इस 96 को प्लस में लिखा और एक बार इसको माइनस में लिखा, तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -10.2, जो कि हमारा आंसर नहीं है क्योंकि डिवाइज़र कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो डिवाइज़र हमने x कंसिडर किया था जो आ गया हमारा 9, और कोएफिशिएंट को हमने कंसिडर किया था 5x प्लस 6, तो 5 इंटू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51, यानी कि डिवाइज़र आ गया हमारा 9 और कोएफिशिएंट आ गया हमारा 51। तो इस तरह से हमने 9 जो क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के ख़त्म कर दिए। अब जो 10 क्वेश्चन है आपका वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी आता है, मुझे पता है आपको आता है, और आपको मुझे कमेंट में बताना है आपको आता है या नहीं, फिर मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर आप हाँ बोलते हो तो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।